मैं एक और बात बता दूं कि आज सुबह सुबह परिवार के कुछ लोग और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ये कहने गए कि आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए, छोड़िए मत, राज्यसभा मत जाइए। नीतीश कुमार ने सिरे से ठुकरा दिया इस बात को और कहा कि मैंने बीजेपी को कमिटमेंट कर दिया है, वर्ड दे दिया है, जन समर्थन अपने फेवर में इकट्ठा किया, अति पिछड़ी जाति का बैकवर्ड कंसोलिडेशन किया, उर्मी कोयरी धानुक भोटो को एक तरफ किया और एक विकास मॉडल प्रस्तुत किया। उन 4 दोस्तों में से एक ने नीतीश कुमार के पास से एक ठेका का ऑफर लेके गए कि नीतीश जी ये काम है और इसमें 3 करोड़ रुपए मिलने हैं और इस 3 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ आप रख लीजिए और 1 करोड़ मैं रख लूंगा। नीतीश जी ने ठुकरा दिया इस बात को। बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में अपना कदम रखने वाले हैं, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। तो क्या लगता है फार्मूला बदलने वाला है, यानी कि बीजेपी का सीएम और जदयू से 2 डिप्टी सीएम, और इसके अलावा कौन से नाम हैं चर्चा में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को छोड़कर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश ही नहीं, बिहार तक इस समय एक ही सवाल उठ रहा है और राजनीतिक हलके में एक ही व्यक्ति को लेकर चर्चा है। नाम है नीतीश कुमार। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कल से ही जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है और यह पूर्ण विराम नीतीश कुमार ने खुद लगाया है। यानी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। इसके बाद बिहार सहित पूरे देश भर की राजनीति में उथल पुथल का दौर चल रहा है और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर स्पेशल रिपोर्ट प्रकाश सर जुड़े हुए हैं बिहार से, जो बिहार की राजनीति को बड़ा बारीकी से समझते हैं। भैया, कहा जाता है कि अगर बिहार की राजनीति में आने वाली संभावनाओं को तलाशना है तो सर से जरा एक बार बातचीत कर लीजिए, आप पहले ही उसका अनुमान लगा लेंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर जरा बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जो कयास लगाए जा रहे थे, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया और जो उन्होंने पोस्ट किया कि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि वो दोनों सदनों का हिस्सा रहे, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या लगता है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में किधर की तरफ जा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक मजबूत धुरी रहे हैं पिछले 30-35 वर्षों में, और जिस जाति से आते हैं उनकी जाति की संख्या ज्यादा नहीं है बिहार में, 2.8% है। फिर भी सामाजिक समरसता बनाते हुए एक व्यापक जन समर्थन अपने फेवर में इकट्ठा किया, अति पिछड़ी जाति का बैकवर्ड कंसोलिडेशन किया, उर्मी कोयरी धानुक भोटो को एक तरफ किया और एक विकास मॉडल प्रस्तुत किया जो कि पिछले 20 साल से वो राज करते रहे। तो ये दिखाता है कि बिहार में कैसे जाति को तोड़कर और पिछले 20 साल तक राज किया जा सकता है, और जिसकी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी बने रहे, बहुत लंबे अरसे तक बड़े भाई की भूमिका में रहे। हाल फिलहाल के चुनाव में बराबरी का सीटों का ये आदान प्रदान हुआ पिछले लोकसभा में और इस बार के विधानसभा में। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार पहली बार जब चुनाव जीत कर आए थे तो जदयू 243 में से 141 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी महज 102 सीटों पर, और उस समय जेडीयू को 89 सीट्स 89 और बीजेपी को 54 या 55 सीटें आई थी 2005 में। उसके बाद 2010 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई क्योंकि नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस का स्वाद चखा लोगों ने, उनकी ईमानदारी का स्वाद चखा लोगों ने, और जाति तोड़कर यहां तक कि यादव और मुस्लिम समुदाय ने भी एनडीए को वोट दिया बड़ी संख्या में, और 243 में से 210 सीट आई एनडीए को और आरजेडी महज 22 सीट पर जीत पाई। और उन 5 सालों में 2005 से 10 में नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की नई बुनियाद रखी, और जिसके लिए नीतीश कुमार हमेशा याद रखे जाएंगे, और उनकी ईमानदारी को भी देखा। क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब भी मैं कहता हूं कि एक किताब लिखी जाएगी भारत के नए नायकों की, उसमें नीतीश कुमार का नाम अव्वल
नंबर पर होगा और जिसको लेकर बातें भी होंगी। और मैंने नीतीश कुमार को काफी नजदीक से देखा है। उनकी ईमानदारी के बारे में कोई शक और संशय नहीं हो सकता है। देश के गिने चुने ईमानदार लोगों में उनकी गिनती होती है। और मैं दो वाकया सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। उनकी पर्सनल ईमानदारी की गाथा तो अनेक हैं। जब वो भारत सरकार के रेल मंत्री थे तब उनकी पत्नी जो शिक्षिका थी और उनका ट्रांसफर रेल मंत्री रहते हुए शिक्षिका के तौर पर दिल्ली में डिप्यूटेशन हो गया। और तब एक अखबार में, जनसत्ता में, सुरेंद्र किशोर जी जो कि पद्मश्री हैं, उन्होंने खबर लिख दी कि नीतीश कुमार की पत्नी का स्थानांतरण शिक्षिका के रूप में किसी डेपुटेशन पद पर दिल्ली में हो गया है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी का तुरंत ट्रांसफर पटना करवा दिया कि लोग क्या कहेंगे। तो अपनी इमेज को लेकर इतना संजीदा थे। दूसरी वाकया, नीतीश कुमार हमेशा से ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। जब वो रेल मंत्री थे तो ये 4 दोस्त थे पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के जमाने के। उन 4 दोस्तों में से एक ने नीतीश कुमार के पास से एक ठेका का ऑफर लेके गए कि नीतीश जी ये काम है और इसमें 3 करोड़ रुपए मिलने हैं और इस 3 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ आप रख लीजिए और 1 करोड़ मैं रख लूंगा। नीतीश जी ने ठुकरा दिया इस बात को। अपने बचपन के दोस्त जो उनके आज भी वो लोग आते जाते हैं उनके घर पर, ये वाकया है। और ऐसी कई वाकया है नीतीश कुमार की ईमानदारी की। नीतीश कुमार की ईमानदारी की मिसाल ऐसी है कि पटना में उनका कोई ना निजी घर है और जो कल्याण बिघा में जो गांव का घर है, आप देखिएगा कि अच्छे अच्छे क्लर्क किरानी का घर उनसे अच्छा होता है। और इस बात को लेकर हम लोग हमेशा हतप्रभ रहते थे कि इतनी सादगी से कैसे ये व्यक्ति रह सकता है। और एक और वाकया तो बहुत है। एक और वाकया मैं सुनाता हूं। उनके बड़े भाई की बेटी शिक्षिका है और उनको निजी जीवन में कुछ परेशानी है तो सीएम हाउस में ही रहती है। सोचिए, बिहार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, उनकी भतीजी शिक्षिका है और सीएम हाउस से उनकी भतीजी पैदल निकलती है, गवर्नर हाउस तक आती है और उसके बाद ऑटो पकड़कर स्कूल जाती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो आज भी ये होता है, आज भी ये घटनाएं होती हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो उनकी बेटी या बच्चे, भतीजे भतीजी सब गाड़ी से जाते स्कूल और सरकारी गाड़ी से जाते। बिल्कुल। और नीतीश कुमार का जो अपर एरिया है, जो अपने जो सरकारी आवास है, उसमें एक भी, चाहे वो पलंग हो या चौकी हो या कुर्सी हो, सब उनका निजी है। और नीचे जो लाइब्रेरी है उसमें सब सरकारी है। और जब निजी भी वो ट्रैवल करते हैं तो अपना पैसा से करते हैं। तो ये कहानियां अनेक है उनकी ईमानदारी की और इसीलिए लोगों ने अपार जन समर्थन और प्रेम दिया। और जहां तक कि वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थिति की बात है, ये आज या न कल होना था क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिर रहा था। लेकिन हम लोग ऐसी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी, इतना एक साजिशन ढंग से ऐसे उनको पद से अच्युत कर दिया जाएगा। और एक नीतीश कुमार जैसे नेता को एक ग्रैंड फेयरवेल तो जरूर डिजर्व करते हैं कि बिहार के नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, और वो तो आने वाला वक्त बताएगा जो उनका सक्सेसर होगा वो कैसा होगा। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो भी दावेदार दिख रहे हैं, शायद वो अगर 10% भी नीतीश कुमार के बराबर हो जाए तो वो उन्हें मैं सक्सेसफुल मानूंगा। क्योंकि गवर्नेंस जो है, रूथलेसनेस, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल एक्यूमेन, विजडम, पॉलिटिकल विजडम और विजन के साथ चलता है, जो कि नीतीश कुमार में कूट कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल। और आपने इन तमाम बातों में कई बातों का जिक्र किया है जिसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आपने बताया कि किस तरीके से 2.8% जाति होने के बाद भी किस तरीके से बिहार में
उभर कर सामने आए और जातिगत आंकड़ों को तोड़कर सामने आए। जिस बिहार को यह कहा जाता है कि अगर राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में, जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में देखा जाए तो बिहार में जाइए, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ा और जो है मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक नई मिसाल कायम की। आपने ईमानदारी की बात की, तो क्या इसी कारण से बेटे को अब तक राजनीति में नहीं ला रहे थे, और क्या अब ऐसा संजोग बन रहा है कि अब बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में अपना कदम रखने वाले हैं? देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से लोहिया, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले में से एक रहे हैं, और अक्सर जो अनौपचारिक बातचीत एक पत्रकार के रूप में हमारी होती रही है, लंबे अरसे से हम लोग कवर करते रहे उन्हें, और उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि जब तक मैं राजनीति में एक्टिव हूं, मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा। अब जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार की अपनी पार्टी थी, उनके पुत्र जो हैं अभी 50 साल के हैं। अगर वो चाहते तो 25 साल के उम्र से ही उनको विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा कुछ भी बना सकते थे सदस्य, और जबकि एकमात्र पुत्र है, और वो अगर नीतीश कुमार को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके बाद उनको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो शायद दूसरा माँ बाप रहता तो सोचता कि बेटे को कुछ बना दो ताकि इसे पेंशन मिलता रहेगा, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन नीतीश कुमार ने नालंदा से अपने सीट पर किसे चुना, जहां से वो 5 बार 6 बार लोकसभा सदस्य रहे, एक आम कार्यकर्ता कौशलेंद्र कुमार, जो कि 4 बार से लोकसभा सदस्य है। तो अपने परिवार के लोगों को दूर रखा। उनके बड़े भाई जो हैं सतीश जी, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के हैं, किसी का दखल अंदाजी नहीं पॉलिटिक्स में, परिवार को बिल्कुल दूर रखा। इसीलिए पत्नी से भी उनका संबंध ठीक नहीं रहा। जब मैंने बताया पत्नी के बारे में कि पत्नी का ट्रांसफर करा दिया उन्होंने 2001-2 में, जब दिल्ली में वो साथ रहना चाहती थी रेल मंत्री के रूप में। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार राजनीति के लिए ही बने हुए थे। वो तो थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेधावी छात्र थे, लेकिन उन्होंने चुना राजनीति को। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की। 77 का विधानसभा चुनाव और 80 का विधानसभा चुनाव हार गए। आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। पत्नी शिक्षिका बनी, और 1985 में जब वो हरनौत से पहली बार चुनाव जीते तो तब लोगों को उन्होंने कहा था कि अगर इस बार चुनाव में नहीं जीतूंगा तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा और मैं आर्थिक तंगी का शिकार हो जाऊंगा। लोगों ने जिताया, और उसके बाद इतिहास के पन्नों में 1985 से लगातार वो राजनीतिक शिखर पर है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय बने, और इसी ईमानदारी के चलते बिहार के लोगों ने असीम प्रेम दिया। मैं बार बार ईमानदारी शब्द इसलिए प्रयोग कर मैं बता रहा हूं नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार को मैंने करीब से देखा है, और तमाम राजनीतिक दल के लोगों को कवर किया है, पूरे देश में चुनाव कवर किया है। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ बोल सकता हूं कि मैंने नीतीश कुमार जैसा ईमानदार नेता बहुत कम ही देखा है। मैंने नरेंद्र मोदी को नजदीक से नहीं देखा है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि नीतीश कुमार कई मायनों में कईयों से आगे हैं, और जिस तरह की बातें आती हैं, और इतिहास गवाह रहेगा। और नीतीश कुमार के जाने के बाद एक युग का अंत हो रहा है। बिहार उनको मिस करेगा, और एक बिहारी होने के नाते मैं खुद नीतीश के बिना बिहार की कल्पना नहीं कर सकता। और वो तमाम महिलाएं जिनको उन्होंने तमाम स्कीम्स लागू की, आज जरूर गांव देहात में तरह तरह की भावनाएं व्यक्त हो रही होंगी, क्योंकि आगे आने वाला जो व्यक्ति होगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, वो नीतीश कुमार के बेंचमार्क का होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी। तो बीजेपी को भी संभल कर अपना मुख्यमंत्री का चयन करना होगा। अगर नीतीश कुमार के बेंचमार्क पे अगर नहीं खरा उतरता है वो व्यक्ति, तो बिहार की जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। और क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के स्वाद को चखा है, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा आ गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल, इसी वजह से कार्यकर्ताओं और महिलाओं के भीतर भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। और जहां तक आपने ये बात कही कि आपको भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसकी पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी कि हाँ, इस समय तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है, और इसके बाद धीरे धीरे कर जो है बीजेपी यहां पर सत्ता संभालती हुई नजर आएगी? क्या ऐसा लगता है कि इसकी पटकथा काफी पहले लिखी गई थी?
देखिए, बिल्कुल इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और जेडीयू नीतीश के बिना अधूरी है। और मैं बार बार कहता हूं कि भले ही निशांत कुमार को राजनीति में लाने की कोशिश हो रही है, निशांत कुमार नीतीश कुमार नहीं हो सकते। जैसे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाए, रोहन गावस्कर सुनील गावस्कर के बेटे सुनील गावस्कर जैसा नहीं बन पाए, वैसे ही निशांत नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। और ये वक्त बताएगा, लेकिन वो सौम्य व्यक्तित्व के हैं। राजनीति में पहले किसी को जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सौम्य व्यक्तित्व के हैं, आध्यात्मिक हैं, अपने पिता की तरह ही शालीन हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसा विजन है या नहीं, गवर्नेंस का मॉडल है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक इसकी पटकथा की बात है, ये जग जाहिर है कि नीतीश कुमार एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, चिंतनीय है। और सबसे बड़ी बात, जो वीडियोस और पिक्चर्स आ रही थी वो नीतीश कुमार के इमेज को खराब कर रही थी। इसीलिए नीतीश कुमार ने खुद फैसला लिया होगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। और एक हाई पर वो जा रहे हैं, जब बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड मैंडेट दिया एनडीए को 202 सीट देकर और नीतीश कुमार के नाम पर मिला। मैं बार बार बोलता हूं, अगर नीतीश कुमार मजबूरी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कई बार अकेले चुनाव लड़कर देख चुकी है और उसको खामियाजा भुगतना पड़ता। और नीतीश कुमार जिधर गए जीत उसकी हुई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि नीतीश कुमार उनकी मजबूरी है। इसीलिए 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया। लेकिन नीतीश कुमार के गिरते हुए स्वास्थ्य और नीतीश कुमार, कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर बीजेपी ने बार्गेन किया होगा कि भाई अब आप बहुत दिन रहे, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इस तरीके से, एक तरीके से अब ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी बिहार में किसे स्थापित करती है। दौड़ में है सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय। बीजेपी जानी जाती है सरप्राइजेस के लिए भी, कोई हो सकता है नया नाम भी आ जाए, जैसे कि आप राजस्थान में देखे, दिल्ली में देखे, मध्य प्रदेश में देखे। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक बनाया, अति पिछड़ी जाति का वोट बैंक, ये सब 2005 के बाद बनाया। और अति पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन दिया पंचायत स्तर पर, जिसके कारण अति पिछड़ी जाति जो 36% है वो नीतीश कुमार के साथ लगातार बना रहा। और महादलित बनाया और कोयरी कुर्मी धानुक जो उनका वोट बैंक है, बेस वोट है, उसको मजबूत रखा, उसके सर्वमान्य नेता रहे। और उसी के तहत सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। तो देखना है कि बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव खेलती है, क्योंकि बगल में यूपी भी है, वहां पर कुशवाहा समुदाय के लोग हैं। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। और क्या कॉम्बिनेशन होता है, तो मेरा मानना है या तो बीजेपी कुशवाहा जाति पर दांव खेलेगी या कोई वैश्य जाति से मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वैश्य समुदाय के लोग बिहार में पारंपरिक वोटर रहे हैं बीजेपी के। और अपर कास्ट है तो अपर कास्ट तो बन नहीं सकता है। और कुशवाहा जाति चूंकि लव कुश फॉर्मूला ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जिस पर लालू यादव की भी नजर लगातार बनी रहती है। तो सम्राट चौधरी दौड़ में है, नित्यानंद राय दौड़ में है कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, एबीपी के दिनों से संघ से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो उनकी भी मजबूत पकड़ है। बीजेपी अगर ये सोचती है कि यादव वोट बैंक में सेंध मारकर तेजस्वी यादव को फिनिश कर दो, उसका एक अलग खतरा है कि सवर्ण वोट बैंक में नाराजगी होगी, क्योंकि ग्राउंड पे जब सामाजिक तनाव होते हैं, यादवों से दूसरी जातियों का, अति पिछड़ी जाति और सवर्णों का तनाव होता है, तो वो सब टैक्टिकल इश्यूज हैं जिसको या अति पिछड़ी जाति पर दांव खेलने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जरूर कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। और
इन सब में नीतीश कुमार की भी भूमिका रहेगी और निशांत की क्या भूमिका होती है, ये देखने वाली बात होगी। अब भी फिलहाल ये जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, निशांत अगर आगे आते हैं तो ये कवायद केवल जेडीयू को बचाने की कवायद है, क्योंकि जेडीयू के पास भी 85 विधायक हैं और एक सिग्नल रहेगा कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और अति पिछड़ा वोट बैंक और कुर्मी कोयरी धानु वोट बैंक में एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो पार्टी बची रहेगी। लेकिन कितने दिनों तक बची रहेगी ये देखने वाली बात है। निशांत कुमार कितना खरा उतरते हैं, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि निशांत कुमार नीतीश कुमार नहीं हो सकते। उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा शार्प पॉलिटिकल एक्यूमेंट वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा। एक एक चाल शतरंज के चाल की तरह चलते थे और भगवान ने भी एक तरीके से क्रूर मजाक किया, कितना शार्प बुद्धि वाला व्यक्ति को एक ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया जो कि अब अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहा है। और आज जो मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था वो नीतीश कुमार की भाषा नहीं है, वो किसी और ने लिखा है और लग रहा है जैसे कि लिखा गया है कि मैं सभी सदनों का सदस्य बनना चाहता हूं इसलिए छोड़ रहा हूं भूमिका। तो एक तरीके से अब जैसा आपने कहा कि विरोध हो रहा है, स्वाभाविक है विरोध होना, क्योंकि नीतीश लोगों के मन में बस चुके हैं। और नीतीश अब जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक रैली कवर कर रहा था नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, और महिलाओं से अनायास ही बात किया पटना की सड़कों पर। तो मैंने पूछा कि नीतीश जी तो अब तबीयत खराब है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो महिलाओं ने स्वतः जवाब दिया कि मोदी देश में और बिहार में नीतीश ने हमें जीना सिखाया है। तो महिलाओं का ये अपार विश्वास और प्रेम जो नीतीश कुमार के प्रति है कि हमें नीतीश ने जीना सिखाया है, नीतीश जिस स्थिति में है मुख्यमंत्री वही रहे। तो अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा उसे बेहद चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और नीतीश कुमार के फुटस्टेप्स में आ पाना, जैसा कि जो चीजें मैंने बताई, ईमानदारी, रूथलेसनेस, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, पॉलिटिकल विजन, पॉलिटिकल एक्यूमेन और बहुत सारी खूबियां हैं, सादगी। मैं कई बार नीतीश कुमार के साथ खाना खाने का भी मौका मिला है। डाइनिंग टेबल पर जिस तरीके से सादगी से वो रहते हैं, वो लगेगा ही नहीं कि मुख्यमंत्री का निवास है। और वाकया अनेक है, कहानियां बनाने के लिए अनेक कहानियां हैं। आज ही मैं एक सुबह एक बहुत बड़े पत्रकार से बात कर रहा था जो नीतीश कुमार को 1967 से जानते हैं और कॉफी हाउस में उन्होंने नीतीश कुमार को बताया था कि एक दिन मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा। 1967 में जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तब। अब सोचिए, वो बोल रहे हैं कि मैं एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा और अच्छा काम करूंगा। तब उन पत्रकार, उस समय से ही उनका लक्ष्य केंद्रित था। हाँ, और वो राजनीति में तब तक एक्टिव भी नहीं हुए थे, जेपी आंदोलन भी नहीं हुआ था। और तब उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा और बिहार को दुरुस्त करूंगा। तब उस पत्रकार महोदय, वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उस समय, पत्रकारिता, उन्होंने कहा कि ये पागल हो गया है, क्या बोल रहे हैं। और सोचिए 18 साल बाद वो व्यक्ति राजनीति में घुसता है और बिहार का नायक बनकर उभरता है। और आज जब वो राजनीति को एक तरीके से छोड़कर जा रहे हैं, गद्दी छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ने के लिए तो आदमी चपरासी की नौकरी न छोड़े, लेकिन ये मुख्यमंत्री का पद को छोड़कर जा रहे हैं इतने लैंडस्लाइड मैंडेट के बाद। ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोड़ता नहीं है इसे। बिल्कुल। तो इतनी तमाम बातों में आपने कई बातों का जिक्र किया। आपने ये भी बताया कि कौन कौन से संभावित चेहरे हैं। जैसा आपने सम्राट चौधरी का भी नाम लिया और ये भी संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो कोयरी समाज को भी साधने का संदेश दिया जा सकता है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरीके से देखा गया कोयरी समाज से, चाहे उपेंद्र कुशवाहा, उनके परिवार को जिस तरीके से बढ़ाया गया, उपेंद्र कुशवाहा को खुद राज्यसभा भेजा गया, तो क्या लगता है कि कोयरी समाज पर बीजेपी ध्यान केंद्रित करेगी या फिर किसी और समाज की तरफ जाएगी?
और इसके साथ ही साथ एक और सवाल है, आपने जदयू का भविष्य भी टटोला, आपने बताया कि क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन नेताओं के बयान सुनने के बाद ये भी प्रतीत हो रहा है कि जदयू के नेता भी खुद दो खेमे में बटे हुए हैं। ललन सिंह को मैं सुन रहा था तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये फैसला उनका है, नीतीश कुमार का है, इसका जवाब आप लोग उनसे लीजिए। तो कहीं ना कहीं उनके भीतर भी इस बात को लेकर नाराजगी नजर आ रही है, क्या लगता है? नहीं, नाराजगी नहीं है, ये सब स्क्रिप्टेड है और पहले से तय है। ललन सिंह और संजय जय खासकर इस पूरी पटकथा में एक आर्किटेक्ट की भूमिका में रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार उनसे संपर्क में रहे हैं और ये नीतिगत फैसले उन लोगों की जानकारी में है। ललन सिंह पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार के साथी रहे हैं और पिछले 40-50 साल का उनका संबंध है और बीच में 2009 से 13 का पीरियड था जिसमें ललन सिंह और नीतीश कुमार का के संबंध में थोड़ी खटास आई थी, बाद में फिर मेल मिलाप हुआ और अब की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो उन नेताओं की भी मजबूरी है क्योंकि जेडीयू का भविष्य भी बचाना है और बीजेपी के नेताओं से मिलकर उन्होंने एक फैसला लिया होगा और नीतीश कुमार को कन्विंस किया होगा। और मैं एक और बात बता दूं कि आज सुबह सुबह परिवार के कुछ लोग और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को ये कहने गए कि आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए, छोड़िए मत, राज्यसभा मत जाइए। नीतीश कुमार ने सिरे से ठुकरा दिया इस बात को और कहा कि मैंने बीजेपी को कमिटमेंट कर दिया है, वर्ड दे दिया है, इसलिए मैं राज्यसभा जाऊंगा। निशी जो उनके बेटे निशांत हैं वो देखेंगे आगे से जेडीयू को और हमारी भी भूमिका रहेगी। तो कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं ने कन्विंस किया होगा कि आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पार्टी को भी बचाना है, तो इसीलिए बेटे को आगे लाइए और बिना ऐसे किए पार्टी चलेगी नहीं। और जिस तरीके के दृश्य आ रहे थे विधानसभा से या मीटिंग्स से, तो वो दृश्य भी नीतीश कुमार के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था और उनकी छवि के लिए भी एम्बैरेसिंग था क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से एक सीरियस सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति माने जाते थे और इस तरह के दृश्य जो आ रही थी उनके स्वभाव के विपरीत ये सब दृश्य आ रही थी, तो जो कि एक खराब परिदृश्य में देखा जा रहा था। तो एक तरीके से लोगों ने फैसला लिया होगा और उनको समझाया होगा, तो शायद हो सकता है नीतीश कुमार समझ गए होंगे कि अब समय आ गया है कि मुझे छोड़ देना चाहिए और नए लोगों को बागडोर सौंप देनी चाहिए। लेकिन देखना है कि जो नया व्यक्ति होगा वो क्या नीतीश कुमार जैसा होगा या नीतीश कुमार से बेहतर होगा या नीतीश कुमार के शूज में स्टेप कर पाएगा नहीं, ये चैलेंज वाली बात होगी। बिल्कुल। इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान वायरल हो रहा है, जो एक पुराना बयान है चुनाव से पहले का, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर लंबे समय तक नहीं रहेंगे, देखिएगा बीच में ही भाजपा हटा देगी। तो अब इस समय वायरल हो रहा है, विपक्ष अब तंज भी कस रहा है इसको लेकर। तो वो तो सर्वविदित था, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी उसको लेकर बातें कही जा रही थी। ऑपोजिशन तो कहेगा ही, अभी तेजस्वी यादव भी बयान देने वाले हैं, तो वो सब तो होता ही रहेगा। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में ये फैसला आज या ना तो कल होना ही था। लेकिन नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को एक ग्रैंड फेयरवेल जरूर मिलना चाहिए और जिस तरीके का नव निर्माण किया बिहार का और बिहार में बिहारी अस्मिता को दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में उन्होंने पहुंचाई। पहले जैसे कि नीतीश कुमार भाषण में अक्सर कहा करते थे कि बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो, अपमान की बात नहीं हो। तो जब हम लोग 90 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे तो मुझे याद है कि बिहार को एक तिरस्कार की भावना से देखा जाता था। लेकिन बाद में मुझे कई लोग ऐसे आए, जब बाहर के लोग हों या विदेशों में लोग हों, नीतीश कुमार के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू किया और नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस के बारे में तमाम आर्टिकल्स लिखी गई, चाहे कोई भी अखबार देखिए। और
हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि गांव देहात में 24 घंटे बिजली रहेगी, और पिछले 10 साल से हर घर में बिजली, 10 साल से हर घर में बिजली, 24 घंटा गांव में बिजली रहती है। और उसी मॉडल को रेप्लिकेट किया नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में आया और सौभाग्य योजना शुरू की गई। हर घर नल का जल भी नीतीश कुमार का ही शुरू किया है, और उसी मॉडल को केंद्र सरकार ने भी रेप्लिकेट किया, हर घर जल। तो कई ऐसी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं नीतीश कुमार ने शुरू किया और जिसको केंद्र सरकार ने रेप्लिकेट किया। और नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई अवसरों पर नीतीश कुमार की ईमानदारी, औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत में लोगों से भी कहा है कि नीतीश कुमार जैसे लोग, जब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साथ नहीं थे तो उन्होंने भी कहा है कई बार कि नीतीश कुमार जैसे नेता को देश की जरूरत है और उनके जैसे ईमानदार आदमी को देश की जरूरत है। और इसीलिए बार बार वो नीतीश को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते रहे। और जबकि एक समय ऐसा था जब दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी थे। और 2009 का लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर मुझे याद आती है, लुधियाना की, जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते थे और नीतीश कुमार, आडवाणी जी और सुषमा स्वराज मंच पर बैठे हुए थे और पीछे से आकर नरेंद्र मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाथ उठाकर नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचाया था, और ये दिखाने के लिए कि नीतीश हमसे करीबी हैं। और 2013 के आसपास कोई एड निकाल दिया पेपर में गुजरात सरकार ने, जिसमें कोसी त्रासदी को लेकर कुछ 5 करोड़ रुपए दिए थे, कोसी में जो बाढ़ आई थी। और उसके बाद नीतीश कुमार आग बबूला होकर तुरंत पैसा वापस कर दिया और डिनर तक कैंसिल कर दिया। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग था, आडवाणी जी भी आए थे उस समय, और अरुण जेटली भी थे। अरुण जेटली से नीतीश कुमार के मधुर संबंध रहे हैं। तो ये सब वाकया हुई और उसके बाद नीतीश कुमार छोड़कर चले गए और 14 चुनाव में मुंह की खानी पड़ी नीतीश कुमार को। 2 सीट पर आ गए, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ गांधी मैदान में, उसका नरेंद्र मोदी की लहर हो गई। और 2015 में फिर महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से बदला लिया और भारतीय जनता पार्टी को 54-55 सीटों पर समेट दिया, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कई रैलियां की और भाजपा अपनी परंपरागत सीट भी नहीं बचा पाई। और उसके बाद फिर 2017 में फिर नीतीश नरेंद्र मोदी साथ आए और चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को खत्म करने की कोशिश करती रही। 2020 में एक तरीके से चिराग पासवान के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की, और उसी का सदमा जो 43 सीट पर आए नीतीश कुमार, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मुझसे एक बार टेलीफोन पर बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे नींद नहीं आती है रात में, और कहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, अब 43 सीट पर आ गए। और भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की पटकथा तब से शुरू हुई और 2022 में फिर से तेजस्वी यादव के साथ वो सरकार बनाए। और 2024 के लोकसभा के समय जब लगा कि जेडीयू और बीजेपी, और जब लगा कि नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाया गया महागठबंधन का, तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर गए। और भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि 2024 के लोकसभा में नीतीश अगर आ जाते हैं तो हमें फायदा होगा। और उनके इंटरनल सर्वेज में भी काफी कम सीटें आ रही थी और नीतीश के आने का लाभ भी हुआ, काफी सीटें आई। बगल के राज्य यूपी में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। अगर बिहार अगर नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो वो उतना नंबर्स नहीं आता, 28-29 सीट का या 30 सीट का नंबर्स नहीं आ पाता। अगर 4-5 सीट पर सिमट जाते तो 25 का आंकड़ा फिर आपको मुश्किल होता। तो नीतीश कुमार की अहमियत को नरेंद्र मोदी और बीजेपी समझती है, लेकिन नीतीश कुमार के हाल के गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर, और वाजिब है कोई भी पार्टी या दल चाहेगा कि उसका भी दल का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑर्केस्ट्रेटेड ढंग से जेडीयू के कुछ नेताओं को अपने पक्ष में कर ये फैसला दिलवा लिया आखिरकार कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे।
अब देखना है कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है उनके दल से, और जेडीयू का क्या हाल होगा आने वाले दिनों में। कार्यकर्ताओं में एक उमंग ये है कि नीतीश के जाने के बाद निशांत रहेंगे, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि निशांत नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार एक ही है, और बिहार में हमने श्री कृष्ण सिंह का युग तो नहीं देखा जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने नीतीश कुमार को पिछले 20 साल से बड़े नजदीक से देखा है, और कई बार औपचारिक अनौपचारिक रूप से बातचीत, कई दफा इंटरव्यूज, कई दफा गपशप में जानकारियां मिली है। और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कहता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते नीतीश कुमार से हमने बहुत कुछ सीखा है। आचार व्यवहार कैसे करना चाहिए, संबंधों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, ईमानदारी कैसे बरतनी चाहिए, तो एक पत्रकार के रूप में भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मुझे लगता है कि नेता हो कोई तो नीतीश कुमार जैसा हो, और नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि बिहार के नवनिर्माण में उन्होंने जो भूमिका निभाई, लोगों की जिंदगियों को आसान किया, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की, सड़कें अच्छी बनाई ताकि बिहार के लोग 4 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, और भी विकास के काम हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार को बिहार हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल, नीतीश युग की कहानियां बहुत सारी हैं, और आज के फैसले के बाद एक तरीके से नीतीश युग का अंत हो रहा है। लेकिन आपने डिप्टी सीएम जो है सीएम पद के लिए 2 नाम बताए, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। तो क्या लगता है फार्मूला बदलने वाला है, यानी कि बीजेपी का सीएम और जदयू से 2 डिप्टी सीएम, और इसके अलावा कौन से नाम हैं चर्चा में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय को छोड़कर? देखिए, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय या कोई वैश्य समुदाय से आने वाला व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा, या कोई अति पिछड़ी जाति का भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि नितिन नवीन के बारे में कोई नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है वो अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है। तो अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन ये 2-3 नाम चर्चे में है। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि जिसका नाम चर्चा में आ गया वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है या बड़ा पद नहीं पाता है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि किसे बनाते हैं वो लोग। मैं तो नहीं कह सकता, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से नहीं मैंने कवर किया है, इसलिए उनके मन की बात को मैं नहीं जानता हूं। बिल्कुल, तो देखिए बिहार की राजनीति में उथल पुथल का दौर चल रहा है, और सबकी निगाहें अब इस पर टिकी है कि आखिर बिहार का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। और राजनीति को लेकर कहा जाता है कि कुछ फैसले जो लिए जाते हैं उनका संदेश बड़ा दूर तक होता है। तो जो भी फैसले अभी लिए जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति को लेकर उसके संदेश काफी दूर तक हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आखिर क्या कुछ होता है, और इन तमाम सवालों का जवाब एक ही दे सकता है, वो है समय। तो समय का इंतजार करते हैं। सर, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद। खैर, मैं दर्शकों को बता दूं कि बिहार और देश विदेश से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप लोग जुड़े रहे रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।